अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हसन लियाकत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और खुश आमदीद और वेलकम। तो आपको गजल ने कह दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सर्दी का ये मौसम जरूर एंजॉय कर रहे होंगे आज भी धूप पूरे है पाकिस्तान में और पूरी इस वक्त दुनिया में भी इस वक्त सर्दी एक यकीन मानिए कि जो ये वाला बर आज़म है उसमें तो आपको सर्दी लगेगी। ऊपर से ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे वो कह रहे थे कि हम सोचते थे कि यहाँ पे सर्दी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम गर्म कपड़े नहीं लाए, तो लाहौर के किसी मॉल में उनको लेके जाए, उनको भी गर्म कपड़े आप दिला दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बाइक शाइक की बात कर लेते हैं। आजकल काफी खबरें चल रही हैं बाइक की, बहुत सारी खबरें। आप बाइक चला चार टायर्स वाली? चार टायर, वो कौन सी बाइक है जिसके पीछे 2 टायर्स लगते हैं एक्स्ट्रा ताकि बैलेंस हो जाए? खवातीन होता जो बचपन में साइकिल नहीं होती थी, वो गजल ने भी वही साइकिल चलाई है। साथ में 2 टायर लगे होते थे, वो उसके बाद बैलेंस नहीं कर पाती ना। इनको एक दफा वो घर वालों ने कहा कि आपका एक टायर हम खोल देते हैं, लेकिन वो जब जो ही खोला गजल गिर गई। तो उसके बाद से जिंदगी में कभी इन्होंने बाइक नहीं चलाया। लेकिन बाइक चलाने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर आप 16 साल के ना तो आप बाइक चला सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप 16 साल के हैं तो आप बाइक चला सकते हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से बिल को पास कर लिया है और अब 16 साल की उम्र के बच्चे बाइक चला सकते हैं। ये खबर आ चुकी है। और इसके साथ बिल कल 2026 जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से। जितने भी बच्चे हैं वो काफी खुश होंगे अब। बिल्कुल ऐसे ही है, और बच्चे खुश भी होंगे। और इसके बाद अब 16 साल का बंदा, वैसे अब तो बहुत कम उम्र के बच्चे भी बाइक चला रहे होते हैं, मैंने देखा। लेकिन ये है कि जो बंदा 16 साल में बाइक चला लेगा वो वोट नहीं दे सकता। वोट नहीं दे, वोट तो आपने 18 में ही देना। ये बात है। हो सकता है कि 16 वाला भी आ जाए कोई कानून। वोट का तो ये भी है ना कि वो 18 से ऊपर जो है ना वोट को लेके जाना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो 18 साल का बंदा है ना, पहले वो वोट दे सकता था। नून लीग की तजवीज़ ये है कि अब जो 25 साल का होगा वो वोट देगा। अच्छा, थोड़ा मैच्योर हो जाए ना। नून लीग के कामों को समझे, वो समझे कि नून लीग ने रोड बनाए, वो समझे कि नून लीग डेवलपमेंट का काम कर रही है। ये जो बच्चे नए पैदा होते हैं ना, ये वैसे ही बयानिए के पीछे लग पड़ते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। तो खबर कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में 16 साल की उम्र के बच्चों को अब मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने का फैसला कर दिया। और इस सिलसिले में पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने मोटरसाइकिल तरमीमी बिल 2026 को भी मंजूर कर लिया है और 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाने की कमेटी ने इजाजत भी दे दी है, यानी कि मंजूरी दे दी है। आप 16 साल के हैं तो आप जाइए और लाहौर में एंजॉय कीजिए। खवातीन आगे बढ़ते हुए आपको एक अफसोसनाक वाकया तो हो चुका, लेकिन उसकी तहकीकात हुई है, उस हवाले से आगाह करते हैं। कराची के मशहूर शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर कमिश्नर कराची ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि आग एक बच्चे की वजह से लगी थी। ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है, जिसमें आग लगने की वजूहात, आग बुझाने के इकदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन और मुतासरीन से हासिल शुदा मालूमात शामिल हैं। रिपोर्ट में एनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम के बयानात भी दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी की शब रात 10:15 पर गुल प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी और फायर ब्रिगेड को इत्तला रात 10:26 पर मौसूल हुई। पहला फायर टेंडर रात 10:37 पर मौके पर पहुंचा, जबकि डिप्टी कमिश्नर कराची जुनूबी रात 10:30 पर प्लाजा पर मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 का अमला रात 10:53 पर वहां पर पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि आग की इब्तदा ग्राउंड फ्लोर से हुई थी, जो बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी थी। खासतौर पर एयर कंडीशंस की जो किट्स होती हैं उनकी वजह से तेज़ी से फैली। और रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इस साने में 80 अफराद, तकरीबन 79 अफराद जहाँ बाक हुए हैं और जान की बाजी हार गए, जिसमें ज़्यादातर अफराद मेज़नाइन फ्लोर पर उनकी शहादत हुई। तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि आग की तेज़ी से फैलने की वजूहात और रेस्क्यू ऑपरेशन में दरपेश मसाइल की तफसीलात भी सामने लाई गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। उस वक्त की ये खबरें सामने आ रही थी, उस वक्त एनी शाहिदीन ये कह रहे थे कि जी जैसे ही आग लगी तो उसके काफ़ी घंटों बाद रेस्क्यू का अमला वहाँ पहुंचा। और अब जो रिपोर्ट आई उसमें 10:26 पर आग लगती है और 10:37 पर अमले वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात मजीद हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन, हाँ, लेकिन जो नुकसान था उसका अजाला कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट सर्विसेज के आगाज़ के करीब पहुँच गया है। हुकूमत इस अमल में कौमी सलामती डाटा के तहफ़्फ़ुज़ और सख्त रेगुलेटरी निगरानी को अवलीन तरजीह भी दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि PTA ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए खुसूसी साइबर सिक्योरिटी ज़वाबित तैयार करने का फैसला किया है, जिनके तहत आलमी सैटेलाइट इंटरनेट फराहम कुनंदगान के पाकिस्तान में ऑपरेशन को मुनज़्ज़म किया जाएगा। ये नया फ्रेमवर्क लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम समेत तमाम सैटेलाइट्स पर मबनी सर्विसेज पर लागू होगा। इन ज़वाबित का मकसद क्या है जी कि
कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, सार्फिन के डाटा को महफूज बनाना और पाकिस्तान में काम करने वाले सेटेलाइट सर्विस जितने भी जो फराहम करते हैं कुनंदगान पर मौसर रेगुलेटरी कंट्रोल को यकीनी बनाना है। इस अमल से वाबस्ता हुकाम के मुताबिक मुजव्वज़ा साइबर सिक्योरिटी कवानीन के तहत मकामी डाटा रूटिंग सार्फिन की मालूमात के महफूज इस्तेमाल, फिर ज़ख़ीरा करने और फिर कानून के मुताबिक उसकी निगरानी की सहूलत फराहम करना भी लाजमी हिस्सा होगा। फिर सैटेलाइट ऑपरेटर्स को पाकिस्तान के साइबर क्राइम और डाटा प्रोटेक्शन कवानीन की पाबंदी, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग और इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स के क़याम, फिर कौमी इदारों के साथ साइबर ख़तरात से मुतल्लिक भी मालूमात के तबादले और इस बात को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि इन कॉन्टेंट वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कानूनी और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को नज़रअंदाज ना करे। फिर सितंबर 2025 में PTA ने फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज का एक ड्राफ्ट लाइसेंस तैयार किया था, जिसके तहत पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्विसेज चलाने के लिए 15 साला गैर खुसूसी और मनसूख की जाने वाली खबरें और मतलब इस तरह की इजाज़त भी दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसे फाइनली सम गुड न्यूज़ जो कि इंटरनेट के रिलेटेड है। और अब इंटरनेट की स्पीड में अगर ये सैटेलाइट पे शिफ्ट होता है तो आपको एक इजाफा भी नज़र आएगा। स्पीड हमारे यहाँ अभी भी उसी तरह से हम वो पुराने ज़माने में चल रहे हैं। दुनिया अगर 10-15 साल आ गया तो हम 10-15 साल पुरानी स्पीड पर चल रहे हैं। अभी भी 4G का ज़माना है। तो सैटेलाइट के इंटरनेट आने के बाद आपको 4G से इनहेंस होता हुआ हम 5G पे होते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी हम बुरुकार ला सकते हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको भारतीय रियासत से खबर देते हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के फैलाव के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये काफ़ी दिन से वहाँ पे नीपा वायरस फैल चुका है और बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के फैलाव की इत्तलात सामने आई हैं और मकामी इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम सख्त करते हुए 100 के करीब अफराद को घरों में क्वारंटीन कर दिया है, जबकि एक मरीज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र थाईलैंड ने भी एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी और मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों के लिए बड़े हवाई अड्डों पर मुतअद्दिद स्क्रीनिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नीपा वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया में सामने आया था और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये ख़तरनाक वायरस जिसको ज़ोनोटिक वायरस कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर चमगादड़ों से लगता है और माहिरीन के मुताबिक नीपा वायरस के लिए ताहाल कोई मखसूस इलाज या मंजूर शुदा वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस हुक्काम ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और याद रहे फजल के कुछ ही अरसे बाद इंडिया में वर्ल्ड कप भी है और ये मगरबी बंगाल को ज़्यादा दूर नहीं है। कोलकाता और इसके एरिया से होता हुआ ये मुंबई और दिल्ली और तमाम तरह वेन्यूज में पहुंच सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद है सबसे पहले डेंगू वायरस आया, उसके बाद जिस तरह से कोरोना वायरस आया, उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी कि इसी तरह के वायरस है, ये चमगादड़ों से फैलता है। फिर चाइना के हवाले से भी खबरें आ रही थी। तो वायरस को फैलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल करते हैं एक दूसरे, और फिर वैक्सीनेशन जो है, जिस तरह से अभी हसनैन आपने बताया कि इसकी कोई अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी मगरबी बंगाल ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान में भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन यह है कि जितनी हिफाजत की जाए उतनी बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने इंडिया की बात की, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलती हूँ, जहाँ पर नफरत फैलाने के इल्जामात पर इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीज़ा मंसूख कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेमी यहूद का वीज़ा इसलिए मंसूख किया क्योंकि उन पर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाने के इल्जामात थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग ने अपने बयान में कहा कि नफरत फैलाना ऑस्ट्रेलिया आने की कोई माकूल वजह नहीं हो सकता। ये बयान उस वक्त सामने आया जब सेमी यहूद ने खुद ऐलान किया कि उनकी परवाज़ रवाना होने से सिर्फ 3 घंटे पहले उनका वीज़ा मंसूख कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो अफराद ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करना चाहते हैं उन्हें दुरुस्त वीज़े के लिए दरख्वास्त देना चाहिए और दुरुस्त मकासद के तहत मुल्क में आना चाहिए। सेमी यहूद ने वीज़ा मंसूखी चंद घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ा और तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे, जिनमें उन्होंने इस्लाम को नफरत अंगेज नजरिया और जारह करार दिया था। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये यकीन मानिए कि हमने इनको फॉलो भी किया हुआ है, मतलब फॉलो नहीं, इनकी एक्टिविटीज हम देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ कंटेंट को क्रिएट करते हैं अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। मैं वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या ज़रूरत है ऐसे शख्स को जाके देखने की, सर्च करने की और उसको आई बॉल्स देने की। सो ये इनको जो भी मुसलमान देखता है, यकीन मानिए कि शदीद उसको गुस्सा आता है और वो एक तज़ब्ज़ुब में उसका शिकार हो जाता है। और यही वजह है कि शायद ऑस्ट्रेलिया को भी किसी मुसलमान नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, उन्होंने इसका कंटेंट दिखाया होगा, इसकी शिकायत की होगी, यही वजह है कि उनका वीज़ा भी कैंसिल हुआ। और वेरी गुड स्टेप फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देखते हैं कि ये इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए फैसले करते हैं कि किसका मज़हब क्या है। और ये अब यहूदी था, हालांकि यहूदियों की बड़ी लॉबीज होती हैं, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भी इनका वीजा और अगर मंसूख कर आपने दिया जैसे गया। आप कह रहे थे ना, आपने इनका नहीं हैंडल बताना, तो बहुत अच्छी आपने बात की है। और अगर आपने जाकर देखना ही है तो जाके ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें, उनके हाँ। हवाले से पोस्ट लगाएं, ये Exactly. बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दुबई ने दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान कर दिया। अब सोने की सड़क भी होगी और वो भी दुबई में। दुबई हुकूमत ने नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा गोल्ड का, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। दुबई हुकूमत ने बताया कि दुबई के गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में नया सियाहती मकाम होगा। मंसूबे और डिज़ाइन मरहलावार सामने आएंगे। यहाँ 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज़ तामीर होगा। दुबई हुकूमत के मुताबिक रिटेल, होलसेल, सरमायाकारी सब एक जगह जमा होंगे। मुकम्मल सोने और जेवरात की वैल्यू चेन एक जगह इकट्ठे होंगे। और इसी हवाले से अमाराती हुक्काम का कहना है कि सोना दुबई की शान और तिजारती विरसे की अलामत भी है और हम इसको और ज़्यादा इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाकई दुबई का जो सोना है वो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मेरी फैमिली में भी लोग इस्तेमाल मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छा सोना है, इसमें कोई वो बुराई वाली बात नहीं है। वो बहुत अच्छा है, मतलब काफी टाइम से, मतलब अगर बढ़ा रहे तो ब्लैक मेरे पास आ जाए। नहीं, मैं वैसे आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि नहीं करवाना नहीं, मैं आपको चेक करा दूंगी। इसमें होता क्या है कि वैसे हम जो सोना लेते हैं वो भी ठीक होता है पाकिस्तान से भी, लेकिन मैं कंपेयर करने की बात कर रही हूँ कि वहाँ का सोना ज्यादा बेहतर लगता है। और बिल्कुल जब उसको देखो ऐसा लगता है नहीं, जब उसको देखो ऐसा लगता है फ्रेश है, अभी लिया है, अभी पहना है, मतलब न्यू है। तो जी अब सोने की सड़क भी बनाई जा रही है और मुझे तो लगता है मखसूस लोगों को वहाँ जाने की इजाजत भी होगी। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास होगा तो आप जा सकते हैं। मैं जा सकती हूँ। वो क्या कहते हैं, लोहा लोहे को खींचता है, पैसे वाला पैसे वाले को खींचता है। आपके पास सोना लगा हो, कहेंगे गजल आप आ जाओ हसनैन। हाँ बिल्कुल, आप नहीं, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं जी, बरतानिया से आपको खबर देते हैं, जहां 2 साला जोडी ऑयंस ने स्नूकर के मुश्किल शॉट्स खेलकर सबको हैरान कर दिया और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। स्नूकर को अमूमन बालिग अफराद के लिए भी एक मुश्किल और तकनीकी खेल समझा जाता है, लेकिन जोडी ने कम उम्र में ही ऐसे शॉट्स खेले कि वो दो अलग अलग उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 12 अक्टूबर 2025 को जब जोडी ऑयंस की उम्र महज सिर्फ 2 साल और 302 दिन थी, उसने कामयाबी के साथ पोल बैंक शॉट मुकम्मल कर लिया। और इससे पहले 2 साल और 261 दिन की उम्र में जोडी ने स्नूकर का मुश्किल डबल पॉट शॉट खेलकर सबको हैरान कर दिया था। इन शानदार कारनामों के बाद जोडी ऑयंस को स्नूकर के मुश्किल शॉट्स मुकम्मल करने वाला कम उम्र तरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया और उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद आप गजल का नाम भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होते हुए देखेंगे, क्योंकि आज गजल ने पहली स्टोरी शेयर करते हुए फैसला किया है कि ये भी अब बाइक सीखेंगी और बाइक सीख के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी और रोज ऑफिस आया करेंगी बाइक उस पे, स्कूटी पे। क्योंकि 2 साल का लड़का अगर स्नूकर की गेम में सबको मात दे सकता है तो गजल क्यों नहीं बाइक चला सकती या फिर वो स्कूटी चला सकती है, स्कूटी पे ऑफिस आ सकती है, नाम दर्ज करा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। खवातीन और आगे बढ़ते हुए आपको लाहौर से खबर देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया है जो कि सामने आया है। माँ और बेटी का मेन होल में जो गिरने का दावा है उसको बेबुनियाद करार दिया गया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से। रेस्क्यू टीम्स इस हवाले से मुतारिक हो चुकी हैं, इंतजामिया मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू की जो तमाम तर टीम्स हैं और गोताखोर हैं वो चंद मिनट पर जाए वकुआ पे पहुंचे और रेस्क्यू 1112 पंजाब का दाता दरबार के करीब एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें मेन होल की निशानदेही की गई। इसमें किसी इंसान का डूबना मुमकिन नहीं था, यह बताया गया, और हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई इसमें या इस पानी में डूब सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब डिटेल्स जान लेते हैं कि अभी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है माँ और बेटी की। सप्तान अली ने हमें ज्वाइन। सप्तान बताएगा इस मामले की मुकम्मल डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है दाता दरबार, जहां एक तरक्याती जो है काम जारी था जिसमें माँ बेटी जो है मेन होल में जो कि गिर गई थी, जिसको इंतजामिया की तरफ से जो है इसको बिल्कुल बाकायदा जो पहले भी उठाया गया। जबकि पुलिस ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माँ और बेटी में गिरी माँ की लाश जो है वो निकाल ली है, लेकिन अभी तक जो बच्ची है वो 10 माह की, उसकी अभी तक जो लाश है वो नहीं मिली। इसमें डीआई तो फैसल खान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये सारा मामला से जो आगाह किया। उसके बाद जो है इंतजामिया मुतरक हो गई और उन्होंने डायरेक्टर जो है LDA टीपा प्रोजेक्ट उसको सस्पेंड कर दिया। अब देखना ये क्योंकि इस मामले को पुलिस से पहले क्यों छुपाया जा रहा था, क्योंकि ये इसमें मामले में सारी जो नेग्लिजेंसी थी वो इंतजामिया की। अच्छा, अब जब ये काम हो रहा था तो उसमें जो LDA टीपा है उसका काम है कि वहाँ हिफाजती इंतजाम करे और बाकायदा वहाँ जो है
टीम की अक्सर आपने देखा जहाँ तरक्याती काम टीम की बिल्कुल। जो अच्छा दीवार सत्येंद्र जी, लास्ट में बनाई जाती ये भी बताइएगा जल्दी से, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, कि ये जिस शख्स ने कॉल की थी, आगाह किया था कि यहाँ पे माँ और बच्चा गिर गए हैं, उसके हवाले से कोई तहकीक हुई है? उसको भी तो सजा देनी चाहिए कि इस तरह की गलत खबरें वो दे रहा है और पूरी पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया को वो इंगेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल खबर पहले जो ना खबर छुपाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि इस तरह का वाकया नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब रेस्क्यू और पुलिस इंतजामिया जो इस हवाले से उन्होंने तहकीकात की, तो तब पता चला कि इसमें माँ और बेटी दोनों जो है मेन पुल में गिरी है, और उसमें माँ जो है उसकी लाश जो निकाल ली गई, जबकि दूसरी तरफ जो 10 साल जो उसकी 10 माह की जो बच्ची, उसकी अभी तक लाश नहीं मिली। अच्छा। तो इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये रेस्क्यू जो है, पहले यही खबरें चल रही थी कि इस तरह का कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ, और ये तमाम जो टीवी चैनल उन्होंने भी चलाई, सोशल मीडिया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की, तो तब पता चला कि ये वाकया रोनुमा हुआ, और इसमें वालदा जो है उसकी थी, उसकी बकायदा लाश जो है वो निकाली गई। जबकि जो लड़के खातून है, उसके जो वालिद, उसने बल्कि एक बयान दिया कि मेरी बेटी को जो उसके ससुराल ने मर्डर किया। जिसके बाद जो है पुलिस ने 3 अफराद जो उनको हिरासत में ले लिया, जो उस खातून का खामन था और उसके जो बाकी जो भाई थे उनको हिरासत में ले लिया। लेकिन जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये वाकया जो है ये मर्डर का नहीं, इसमें इंतजामिया जो है वहां तरक्याती काम हो रहा था, जिसमें मेन होल जो है वो खुला था। जिसके बाद जो खातून जो है थी, वो यही जराये बताते वो दाता दरबार सलाम करने आई थी फैमिली के हमरा, तो वहां वो जो है ये मेन होल जो उसका खुला होने के बाद वहां जो वो गिर गई है, जिसको वो मेन होल जो उसकी जो गहराई सही। काफी माँ ज्यादा की थी, लाश जिसमें बरामद कर ली गई, लेकिन बेटी अभी उसकी लाश की तलाश जारी है। और इस हवाले से जैसे ही जो भी मजीद पेशरफ्त होगी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सप्तान हमारे साथ मौजूद थे। और ये वाकया और अब ये बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई वाकया रोज़ रोनुमा हो रहा है। पहले कराची, फिर अब लाहौर, फिर इसके अलावा भी पता नहीं कितने आए थे जो हमने सोशल मीडिया पर देखे। तो अल्लाह ताला खैर ही करे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे बैरून मुल्क यानी कि बाहर से आने वाले पुराने मोबाइल फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में कमी है। 4 बड़े ब्रांड्स जिनमें 62 मॉडल्स उनके सस्ते होंगे। FBR कस्टम्स वैल्यूएशन ने 62 मोबाइल फ़ोन्स मॉडल के नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक FBR के डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन कराची ने बैरून मुल्क से दरामद किए जाने वाले पुराने और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की कस्टम वैल्यूज़ में नज़रसानी की है, और इस इकदाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन्स सेट्स पर आयद PTA टैक्स में भी कमी वाक़ होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत ब्रांड्स के फ़ोन्स की कस्टम वैल्यूज़ में 32% से तकरीबन 90% तक कमी की गई है, जिसके नतीजे में PTA टैक्स में नुमायां कमी की राह हमवार हो चुकी है। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मौजू पर बात करने के लिए मुजफ्फर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अब FBR की जानिब से पुराने और जो इस्तेमाल शुदा फ़ोन हैं उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ होगी, तो मुझे ये बताएं, हर इंसान हमारे समेत ये जानना चाहता है कि अब क्या ये तमाम तर कमियाँ, इसका फ़ायदा आम सारिफ को भी होगा? देखें, सबसे पहली बात तो यह है, मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या हम पुराने फोन लाने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान 98% फोन मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने फोन यूज हो रहे हैं उसमें से 98% फोन वो मेड इन पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी, और उनके जो फोन पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं इन पे कोई PTA टैक्स नहीं है, ये काफी सस्ते हैं। हम नए फोन की बजाय पुराने फोन को इस्तेमाल करने में क्यों इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और क्यों करना चाहते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी मुल्क पुराने फोन लेने के लिए तैयार नहीं है, और सारी दुनिया नए फोन लोग यूज करते हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पुराने फोनों में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो हम क्यों पुराने फोन लाने के लिए इसमें हम इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्राइस कम होगी। हम नए फोनों की बात क्यों नहीं करते? हमारे हमसाये में इंडिया ने 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर लिया। बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें और कसीर ज़र मुबादला कमाएं, लोग पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट से बाहर आए, हम पुराने फोन की ड्यूटी या कोई भी चीज जो FBR ने कम की है जिससे PTA टैक्स कम होगा,
तो मैं नहीं समझता कि आवाम को हम उन फोनों पे ज्यादा। लेकिन मुजफ्फर साहब, इस क्या आप तरफ से समझते लेके नहीं है कि आए। जो पुराने फोन्स हैं जिनमें हम जिक्र कर लेते हैं, आईफोन का जिक्र कर लेते हैं, सैमसंग का जिक्र कर लेते हैं, ये तो पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस करता, और इनमें जो फीचर्स हैं, इनमें जो कैपेबिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी ब्रांड में नहीं है। सो लोग तो ये यूज करना चाहते हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि ये सस्ते हों। देखिए, पहली बात तो सैमसंग पाकिस्तान में बनता है, और सैमसंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना यूज हो रहा है सारा मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, और सारे अगर मतलब आईफोन कि की बात करते हैं तो S25 से लेके जी, नीचे जी। वाले मॉडल्स तक। सब 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 ओके। तमाम अच्छा। मॉडल्स तो पाकिस्तान फिर में ये बने हैं। S25 में सर सिर्फ पीटीए टैक्स क्यों लगता है? S25 में पीटीए टैक्स उनके लिए लगता है जो बाहर से लेके आते हैं। ओके। जो मेड इन पाकिस्तान का S25 खरीदते हैं उस पर कोई पीटीए टैक्स नहीं है, वो ऑलरेडी सस्ता है। जब हम आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन इस मुल्क की सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो आईफोन यूज करते हैं। हम और वो महंगे फोन भी अफोर्ड करते हैं, और उसके लिए अगर हम ये कहें कि हम उनको सस्ते फोन प्रोवाइड करें और वो आईफोन यूज फोन प्रोवाइड करें, तो मैंने एक वैल्यूएशन के अंदर एक चीज देखी है जहां पे आईफोन की वैल्यूएशन $26 है। $26 में कौन सा आईफोन दुनिया से आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बहुत ज्यादा पुराने फोन ला के पाकिस्तान को पुराने फोन का जंक यार्ड बनाएंगे, और कल को हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस पे बेन करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया ई वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और हर मुल्क इसके ऊपर काम कर रहा है कि ई वेस्ट को किस तरह मैनेज करना है। तो हम क्यों ई वेस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि जो पूरी दुनिया के फोन हम पाकिस्तान में बना रहे हैं हम उनके एक्सपोर्ट की बात करें। सर, प्लीज। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा। आपने बात की कि 2% लोग अब आईफोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब तो आईफोन का रुझान बढ़ चुका है। अब जो आप 2% कह रहे हैं, शायद वो अब 80% हो चुके हैं वो लोग जो आईफोन की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, बिकॉज ऑफ कैमरा, उसके फीचर्स। और अगर हम कंपेयर करें सिंबल भी समझा जाता है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान के फोन की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो चले बाकी चीजें तो छोड़ दें, कैमरे से ही रिलेट नहीं किया जा सकता ना, आईफोन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता उसको। देखिए, अगर आप आईफोन ये बात कर रही हैं कि 80% लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईफोन की एवरेज प्राइस इस वक्त 4 लाख 5 लाख रुपए की है, और पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो 5 लाख का फोन अफोर्ड करते हैं? ये सिर्फ एक आपको फील होता है, महसूस होता है कि सारे लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आईफोन यूज कर रहे हैं। एज पर कस्टम्स डेटा, एज पर इंटरनेशनल GFK रिपोर्ट, हर रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आईफोन का इस्तेमाल 2% से ज्यादा नहीं है, 1.5 से 2%। और आईफोन की पाकिस्तान की पर मंथ एक्टिवेशन जो है, मैं हम खुद एज एन एयरलिंक MC ऑफ एयरलिंक कम्युनिकेशन, जो आईफोन का पाकिस्तान में हम उसको ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, ऑथराइज्ड रीसेलर है आईफोन के, तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है, और आप PTA से भी चेक करें तो हर महीने पाकिस्तान में 30 से 35 हजार आईफोन एक्टिवेट होता है। वेयर एज जो बाकी फोन है पाकिस्तान में, हर महीने 14 से 15 लाख स्मार्टफोन आता है। तो 35,000 वर्सेस 15 लाख स्मार्टफोन से आप निकालें कि आईफोन की कितनी इस वक्त कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ 2% लोगों के लिए आप ये मत करें कि हम 2% लोगों के लिए हम सबको यूज फोनों पे लगा दें, तो आईफोन बहुत कम है। अच्छा सर, आपने जो सैमसंग के हवाले से बात की थी, जी। सैमसंग के जो पाकिस्तान में बनता है S25 से लेके तमाम तर मॉडल्स की आपने बात की थी, आपने ठीक कहा था, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने रिसर्च की है उसमें जो उसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो तो बाहर से ही आते हैं और सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल होता है, उसी तरह से जिस तरह से होंडा या फिर टोयोटा पाकिस्तान में असेंबल होती है। तो वो जो माल आता है उसमें तो टैक्स लगता होगा ना? नहीं, पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान के लिए ड्यूटी फ्री किया हुआ है। बिल्कुल, जो पार्ट्स आते हैं, जो फोन आप पाकिस्तान में बनाते हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान के फोन जो पिछले 5 साल पहले ये पॉलिसी आई, और 5 साल के अंदर सॉरी जी 5 साल के अंदर आपने ये देख लिया कि 98% फोन मेड इन पाकिस्तान है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हुकूमत ने लोगों को छूट दी है कि अगर मेड इन पाकिस्तान फोन होंगे तो उस पर टैक्स नहीं हो। सही। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे आईफोन से रिलेटेड, ठीक है, आपकी मालूमात दुरुस्त होंगी, आपके इसके ऊपर रिसर्च भी होगी, आपके पास डाटा भी मौजूद होगा, लेकिन फिर भी ये देखा गया है, अगर सिर्फ आम पब्लिक की बात की जाए कि लोग
इट्स ओके। लोग जो है वो यूज फोन लेते हैं और उसके बाद उसको कम प्राइस में लेते हैं, और अब तो आईफोन की शायद मतलब जो नीचे वाले मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस भी कम होती जा रही हैं और लोग उनको ले रहे हैं, नॉन पीटीए है या फिर जिस तरह से भी है। मुझे ये बताएगा कि अगर एक सारिफ, कोई भी पर्सन अगर एक यूज फोन लेता है तो उसको क्या बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? सबसे पहले उसको जिस भी शॉपकीपर से लेता है उसकी ऑफिशियल रिसीट लेनी चाहिए, ताकि उसको पता चले ये फोन जिससे मैंने लिया ये चोरी का फोन नहीं है, इसकी प्रॉपर रिसीट है, इसकी प्रॉपर रसीद है, और इसके अंदर कल को ऐसा ना हो कि उस फोन पे कोई क्राइम हुआ हो, कोई चोरी का फोन किसी ने बेचा और आम सारिफ वो फोन लेने के बाद वो भी उस क्राइम का हिस्सा बन जाए। उसके बाद उस फोन की बैटरी की क्या कंडीशन है, और इसमें सबसे आसान तरीन हल ये है कि आप वो फोन जो मेड इन पाकिस्तान बने हुए हैं, जो कि पिछले 5 सालों से बन रहे हैं, वो भी कसीर तादाद में मार्केट में मौजूद है, अगर आप वो फोन ले लेंगे तो उनकी ऑथेंटिसिटी काफी अच्छी है, क्योंकि उस पर पीटीए का कंट्रोल भी मौजूद है। अच्छा। और उसके साथ साथ उसकी रिसीट भी मौजूद है, एंड यू कैन ट्रैक के पाकिस्तान में किसने यूज किया और क्या हुआ, ना के बाद से ऐसा फोन आ जाए जो चोरी शुदा फोन हो और कल को आप किसी ट्रबल में पड़े और कोई भी आपको रिसीट दे दे या जाली रसीद दे दे और आप फंस जाए। ठीक हो गया। तो अच्छा मेरा मुजफ्फर तो साहब, मुझे कहना मुझे यही लास्टली होगा- बताइएगा, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है। आपने कहा कि ये इस तमाम तर प्रोसेस की आप हौसला शिकनी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में 2% लोग ब्रांडेड फ़ोन या फिर आईफोन यूज़ करते हैं। सो अगर इसमें इसकी वैल्यू में कमी हो जाती है तो उन 2% लोगों को तो फ़ायदा होगा ना। तो अगर वो हो जाता है तो 2% लोग ही हैं, बहुत बढ़ के 3% या 4% हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा तो उसमें इतना ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते ना फिर। देखिए इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं कि लोग यूज्ड फोन की आड़ में नए फोन लेके आएंगे और सरकार को और गवर्नमेंट को इस नए फोन के ऊपर जो रेवेन्यू जो टैक्स जाना था वो नहीं जाएगा। Okay. और इसी तरह फिर हुंडी हवाला से पैसा जाएगा और पाकिस्तान ऑलरेडी फेटअप से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है, हम दोबारा उस तरफ ना चले जाएं। तो मेरा यही ख्याल है। और ये जो 2% लोग हैं इनकी इतनी कैपेसिटी है, जो आईफोन खरीदता है 4-5 लाख रुपए का, अगर वो यूज आईफोन 1-2 लाख का खरीदता है तो उसको टैक्स भी प्रॉपर देना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि उसको नए फोन पाकिस्तान के अंदर आईफोन की ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पाकिस्तान से वो फोन जो पीटीए अप्रूव्ड है प्रॉपर टैक्स के साथ मंगाया गया है वो ले सकता है। और इसी तरह पिछले कई सालों से पाकिस्तान में 2019 ऑफिशियल आईफोन आ रहा है, तो उसके यूज्ड फोन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, वो ले लें। ठीक है, ठीक सही हो हो गया, गया। थैंक ठीक यू हो सो गया, मच। ठीक हो गया। मुजफ्फर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब मोबाइल फोन्स की हमें कमी होगी या फिर नहीं होगी, उसका फायदा किस तरह से हमें और आपको हो पराचा सकता साहब है। खुश नहीं लग रहे। हाँ, वो चाह रहे थे और वो कह रहे हैं कि हम महंगे मेड फोन इन लेते ही हैं। पाकिस्तान फोन लेना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरा चोरी वाला फोन लें या फिर नॉन पीटीए फोन लें। तो यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ अहम चीज़ें हैं, हसास और सियासी कौमी मामलात हैं, उन पर बात करेंगे। एक तरफ वादी तीरा का मामला है जिस पर हमने कल भी डिस्कशन की थी, जहां पीटीआई की जानिब से ऑपरेशन के हवाले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जबकि हुकूमत और नून लीग इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर रही है। और मौक़िफ़ क्या है जी उनका कि वहाँ सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ ने आम शहरियों, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं या फिर बच्चे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की सेहत का मामला भी सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा रहा है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की अचानक अस्पताल मुंतकिली और फिर जेल वापसी पर अहले खाना और पार्टी में तशवीश पाई जा रही है और हुकूमत से शफाफ और वजाहत का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का भी मामला ज़ेर बहस है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हुज़ैफर रहमान साहब मौजूद हैं। हुज़ैफर स्टेट मिनिस्टर भी हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में आपने वक्त दिया। सबसे पहले वादी तीरा के हवाले से बात करना चाहूँगा। वहाँ पर जारी ऑपरेशन के मामले पर पीटीआई की जानिब से नून लीग पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जमात इसको मुस्तरद कर रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मामले को भी सियासी रंग दिया जा रहा है और सियासत की नज़र किया जा रहा है वादी तीरा के मामले को? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर आला ने ऐसा किरदार अदा नहीं किया जो बदकिस्मती से सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं। यहाँ पर मरकज़ के ख़िलाफ़ हुकूमतें बनी हैं, बलूचिस्तान के अंदर कई बलूचिस्तान के रहनुमा मरकज़ के ख़िलाफ़ थे, लेकिन कभी किसी ने रियासत के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं गया। देखिए वादी तीरा के अंदर
ऑपरेशन कोई फौरन शुरू नहीं किया। टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ एक लंबे अरसे से चल रही हैं और ऐन मुमकिन है कि दहशतगर्दों की जो मूवमेंट होती है वो इन डेज में ज़्यादा होती है, क्योंकि मौसमी शिद्दत होती है, जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे में दहशतगर्द जो है वो ड्यूरन लाइन के इस तरफ आ जाते हैं और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और कार्रवाई में मुलविस होते हैं। तो मुमकिन है कि जो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं उनका दायरा कार बड़ा हो, लेकिन आप ये देखें कि ये हो सकता है कि अगर वहाँ से वादी तीरा के जो मकी हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं और माइग्रेट कर वो दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, और हम अपने फौजी जवानों को कहेंगे कि आप 4-4, 5-5 फुट पड़ी हुई बर्फ के अंदर कूद के जो है आप जाएं और ये काम करें, देखिए पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना, ये कहना कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, भाई आपने जिम्मेदारी को सोचें। अगर कुछ लोगों ने वहां से माइग्रेट किया है, जो कि यूजुअली लोग करते वैसे भी करते हैं, क्योंकि मौसमी शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाती है, अगर एक इलाके में 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो कुछ माह के लिए यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। तो अगर मरकज ने कह दिया चीफ सेक्रेटरी को या डिप्टी कमिश्नर को कि आप इन लोगों को अच्छा शेल्टर दें, तो बजाय कि आप मरकज से कहें कि जी मरकज आपको सपोर्ट दे, मरकज आपको फाइनेंशियल एड दे, आप कह रहे हैं कि मैं जगह बुलाऊंगा, ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। हालांकि आपको याद होगा कि इसी ऑपरेशन, यानी कि वो राय रास्त हो, चाहे राय निजात हो, चाहे रद्दुल फसाद हो, इन्हीं के बाद ही KPK में अमन आया था, दहशतगर्द यहाँ से कुछ जानूम हासिल हुए, कुछ अफगानिस्तान चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखें कि खुद मानती है तहरीक इंसाफ कि 80,000 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो दोबारा यहाँ कर आबाद हुए। लेकिन इल्जाम क्या है, वो कहते हैं PDM दौर में हुए, हम कहते नहीं PTI दौर में हुए। यानी हम दोनों ये बात मानते हैं कि दहशतगर्द आबाद जरूर हुए हैं, तो भाई अगर आकर आबाद हुए हैं तो उन्हें एलिमिनेट कैसे करना है, वैसे ही करना है जिस तरीके से पहले आपने उन्हें एलिमिनेट किया था, और उसका रास्ता ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन को उल्टा आप सपोर्ट करें और ऑपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शंस की तरफ जाएं। चाहिए आप कहेंगे मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, इससे मैं समझता हूं कि तफरीक पैदा होती है, और आप जब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसा किरदार अदा करें कि वो सदियों याद रखा जाए। सही। लेकिन ये बताएं कि अब जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है तलाल चौधरी साहब की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि वादी तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फिर जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बिलखुसूस जो खवातीन हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे फिर यकीनी बनाया जाएगा? ये बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल किया। देखिए पहली बात तो ये है कि वादी तीरा कोई लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर नहीं है कि बहुत सारे घर हैं, कारपेट बमिंग करेंगे, घर जो है वो छतें खत्म हो जाएंगी। दहशतगर्द पनाहें जो है उनकी महफूज पनाहगाहें वो पहाड़ों के अंदर होती हैं, कहीं गारों में होती हैं, वो आम तौर पर आबादी से दूर ही होती हैं। और अगर आबादी के करीब हों तो पहली कोशिश ये होती है कि आबादी को कहा जाए कि आप सेफ मकामात पर चले जाएं या महफूज हो जाएं। पहले आबादी को महफूज किया जाता है, फिर ऑपरेशन या टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक इंसानी जान भी कीमती है। अगर 100 दहशतगर्दों को निशाना बनाना हो और वहां पर एक इंसान जो है वो पुरअमन पाकिस्तान का शहरी बैठा हुआ हो, तो पहले उसे रेस्क्यू करेंगे या उसको कम से कम उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। तो ये कहना कि जो है वहां पर लोगों को, बच्चों को, खवातीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, झूठ और एक लोग बात। अच्छा हुज़ैफा साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बानी PTI की बात कर लेते हैं, जहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब के मुताबिक बानी PTI को अचानक हॉस्पिटल मुंतकिल, फिर उनको जेल वापस लेके जाया गया। अहले खाना में भी तशवीश है और उनके चाहने वालों में भी। इस हवाले से हमें बताइएगा कि PTI की जानिब से बानी PTI की सेहत के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ शफाफ मालूमात फराम करेगी ताकि जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है इसमें कमी आए? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत के एक ज़िम्मेदार मिनिस्टर होने के नाते या तर्जुमान होने के नाते आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक लोग झूठ बात है। बानी तहरीक इंसाफ बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर या बतौर मुजरिम होना अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी सेहत को देखना, जो कि बाकी कैदियों की सेहत का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही बानी तहरीक इंसाफ भी रखा जाएगा। ये ऑपरेशन की बात कि उन्हें मुंतकिल किया गया, सारी चीज़ें हुई, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसी ने गलत खबर उड़ाई है और ऐसा कुछ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं, और अगर कोई ऐसा मुनासिब प्रोसीजर होता तो हम बताने में कोई हर्ज नहीं था। कि उनको प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, कोई आंख में एलर्जन आ गए हैं, कोई ऐसा आंख का कोई माइनर ऑपरेट करना है। और आपको पता होगा कि रावलपिंडी में ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। रावलपिंडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप ज़ाहिर है आंख का अच्छा इलाज करा सकते हैं। तो ये कहना कि रात के
आखिरी पैर लेकर आए और 40 से 45 मिनट का ऑपरेट हुआ और वापस ले गए। मेरे ख्याल से इस तरह की खबरें नहीं उड़ानी चाहिए। सही। अच्छा, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि अब जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने ये भी कहा है कि उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। फिर हम दूसरी जानब देख रहे हैं कि PTI से जो सियासी इंतकाम है वो उसको करार दे रही है, इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? कोई सियासी इंतकाम मुझे नहीं पता कि कौन सा कैसे अगर आप केस में एक पेश नहीं हो रहे और वो केस आप पे पहले से रजिस्टर्ड है और उसमें कोर्ट आपके अरेस्ट वारंट इशू करती है तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ना होगी। आप अगर कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं कर रहे तो भाई आपके वारंट तब जारी होते हैं जब आप उसकी जो है वो पैरवी नहीं करते। तो आप उसकी पैरवी करें और वारंट अपने खत्म कराएं। और अगर एक कोर्ट ने जारी कर दिए हैं तो अपीलेंट कोर्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से सस्पेंड करा दें। पेशावर हाई कोर्ट वैसे आपका ताउन करती है, आपको स्टे दे देती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त अभी खारिज हुई है, उससे पहले वज़ीर आला भी आप कोर्ट ऑर्डर्स पर बने। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों के फॉरम्स मौजूद हैं, उसके से ट्रांसलेट करना कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और आप अदालतों में पेश खुद नहीं हो रहे। हर बात में नैरेटिव बनाना या अदालतों को हतफ़ तनकीद बनाना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़फ़र रहमान हमारे साथ मौजूद थे, मामले खुसूसी बड़े और स्टेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है और स्पेशली जो PTI के इल्ज़ाम है उनको तो उन्होंने मुस्तरद किया। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। मेरे क्रिकेट की, आपके क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिकेट की, बिल्कुल जी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एक्साइटमेंट इससे पहले नहीं थी। हाँ, मुझे आज ही पता चला कि ये मैच अभी पहुंचा है, 29 हो गई है। लेकिन जैसे ये सेगमेंट शुरू होता है तो वैसे ही एक्साइटमेंट आ जाती है कि मतलब पाकिस्तान की बात हो रही है। तो कौमी टीम ने मैच से एक दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग के अलावा फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। टीम के कप्तान सलमान अली आगा की बात की जाए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श की बात की जाए तो कल मुश्तरका तौर पर सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई की गई, जिससे मैच का जोश और भी बढ़ गया और पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए पहले मैच के लिए शायकीन क्रिकेट काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि दोनों टीमें भरपूर मुकाबला करेंगी और पहले मैच में जबरदस्त क्रिकेट भी देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसन साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक्साइटमेंट लेवल जब पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आती है तो एक अलग लेवल होता है एक्साइटमेंट का। मुझे याद है 2022 में ये रावलपिंडी में आए थे तो रावलपिंडी का मैदान टेस्ट मैच में भी भरा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर और फिर हमारी पूरा जो स्ट्रेंथ है जिसने वर्ल्ड कप खेलना है वो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि कोई भी टीम आए, पाकिस्तान इतने मेहमान नवाज है कि कोई भी टीम आए तो उसको वेलकम ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर एक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन टीम है और सबकी ख्वाहिश है, ख़ासतौर पर जब लाहौर में मैच है और लाहौरियों की ख्वाहिश होती है कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन स्टार्स हैं उनको जाके ग्राउंड में देखें, क्योंकि काफ़ी कम मौके हमें मिलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, हम देखते हैं कि जिम्बाब्वे, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका ये टीमें तो आती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम ऐसी जो कभी कभी आती हैं, साल 2 साल बाद एक दफ़ा आ जाती है। तो इस तरह के मैचेस का आज आप देखेंगे ग्राउंड भी फुल होगा। दूसरा पाकिस्तान की जो टीम है, इसी टीम ने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है कि कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि हमने लास्ट जो सीरीज़ खेली थी श्रीलंका के खिलाफ उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो कुछ लड़के थे वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे श्रीलंका के खिलाफ, वो कोई BPL खेल रहा था तो कहीं कहीं बिजी था। अब जो सीरीज़ आने वाली है, अब इसमें बाबर आजम भी वापस आ गया, शाहीन भी आ गया, पाकिस्तान का कम्बिनेशन भी बनेगा, पता लगेगा पाकिस्तान ने कौन सा प्लेइंग 11 जो है वर्ल्ड कप में खिलाना है। फिर ऑस्ट्रेलिया की इतनी मजबूत टीम है, T20 की टीम है, गो कि उनके पास जो अभी मेन प्लेयर है जैसे पैट कमिंस हो गया, एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी मिच मार्च जैसे अभी खुद टीम में शामिल नहीं थे, उनकी जगह ट्रेविस हेड मुमकिन तौर पर आज कप्तानी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को बड़ा मायनाज बनाती हैं, क्योंकि ये इस तरह की सीरीज़ है कि देखा जाए तो इस सीरीज़ के पता लग जाएगा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी मिसिंग हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, टीम उनकी अभी भी अच्छी है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उनकी टीम अगर 2-4 प्लेयर्स नहीं है तो उनकी टीम में कोई भी ऐसी चीज़ है कि हम कहें कि कमी है।
उनकी टीम मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ आई है और पाकिस्तान को आज जो टफ टाइम मिलेगा वो लाहौर में पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो टफ टाइम जरूर देगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपने ठीक की है कि वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा हमें ये आइडिया हो जाएगा कि तैयारी कहाँ है, पाकिस्तान कितने stand पानी कर में रहा है, कितने पानी में हम। मुझे थोड़ा सा बताइएगा साइम अयूब के हवाले से, जो उनकी अभी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है उससे मतलब जैसे तवक्को की जा रही थी वैसे तो नजर नहीं आई। आपको क्या लगता है अब ये सीरीज उनको खुद को मनवाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड कप की शुरू होने से पहले अब हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है। बाबर आजम बीपीएल जैसे उनका रहा, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा अच्छा बीपीएल नहीं खेला उन्होंने। शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। साइम अयूब के काफ़ी बातें की जा रही हैं, वो एज अ ओपनर खेलेंगे या एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। इस तरह के कई हमारे प्लेयर्स हैं जिनको एज अ बैट्समैन आते हैं लेकिन बाद में उनको ऑलराउंडर बना दिया जाता है। अब साइम अयूब खुद भी कंफ्यूज है कि वो बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन उन्होंने हैं, अपने आप को खुद कंफ्यूज कर लिया। अब वो बैटिंग में आते हैं, रोटी को चोची तो नहीं कहते। अब उनका क्या है कि उनका बस एम होता है कि नो लुक शॉट खेल ले, एक दो ऐसी शॉट्स खेल लें जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए और वो उनका एक हाइप बन जाए। तो उनको चाहिए कि अपने गेम पे फोकस करें बजाय कि नो लुक शॉट पे फोकस करें या बॉलिंग पे फोकस करें। जो उनका मेन काम है, जो उनका मेन पर्पस है टीम में, वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन है। पाकिस्तान को ओपनिंग बैट्समैन अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा फरहान एक ऐसे बैट्समैन है जो परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनका रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत कम है। वो एक ओवर में अगर 2 चौके छक्के लगा लेते हैं तो उसके बाकी 4 बॉल डॉट्स खेलते हैं। साइम अयूब के साथ यही है कि वो जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर बाबर आजम आ जाता है और टीम का जो स्कोर है वो काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि एक बाबर आजम आता है तो थोड़ा टाइम लेता है, उससे स्ट्राइक रेट का इशू है। ओवरऑल उसने बेहतर तो किया है इस चीज़ों को, लेकिन अभी भी उसका उस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं है जो हम साइम अयूब से एक्सपेक्ट करते हैं। पहले 6 ओवर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करे, लेकिन जब साइम जल्दी आउट हो जाता है तो ऑब्वियसली टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है और पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 6 ओवर में 30, 40, 35 रन होते हैं। जबकि दीगर टीमों को अगर हम देखें, खासकर मैं भारत की अगर बात करूं, जब भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई है तो 6 ओवर में 90, 6 ओवर में 80, 6 ओवर में 70 इस तरह का स्कोर जा रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को और साइम अयूब को देखनी पड़ेंगी कि आपने बतौर ओपनर आना है तो आपका मेन काम क्या है। मेन आपका काम है पावर प्ले का यूजेज और उसको जितना अच्छा करेंगे तो साइम अयूब के लिए अच्छा है। मुश्तबा भाई मुझे ये बताइएगा कि गज़ल तो आपसे इतने हार्ड क्वेश्चन करती नहीं है, मैं करूँगा कि साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, ये क्या दुनिया की किसी और टीम में T20 फॉर्मेट में T20 खेल सकते हैं? अगर सलमान अली की टीम में हो सकते थे अगर ये पाकिस्तान में ना होते तो? अगर सलमान अली आगा की मैं बात करूँ किसी और मुल्क में होते पाकिस्तान के अलावा तो हो सकता है वो किसी लीग का हिस्सा भी ना होते, उनको कोई टीम पिक ना करती। लेकिन हमारी बात कर लें, लेकिन हमारा नहीं वो हमारा क्योंकि सलमान अली साइम को और फतर को छोड़ दिया इन्होंने, सलमान बेचारों को पकड़ लिया। सलमान क्योंकि इस वक्त करंट टीम का कैप्टन है और हम शुरू करेंगे कैप्टन से। अच्छा ठीक है। कैप्टन क्योंकि एक तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती, फिर उसको कप्तान बना दिया जाता है। उसकी अगर पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस अब देखें तो बतौर कप्तान तो छोड़े, बतौर प्लेयर भी उसकी टीम में जगह नहीं बनती। मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि बैट्समैन है या बॉलर है। मैं तो सलमान अली आगा को जानता हूँ जिसने 12 गेंदों पे 45 रन बनाए श्रीलंका के। एक मैच में अगर बना दी तो बाकी आप साल पूरा देखिए जानता हूँ उनको। इसी तरह बाबर आजम पे आते हैं तो बाबर आजम नाम तो बड़ा है लेकिन उस तरह की अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। खुद भी कप्तान भी रहा, अभी तक कोई ऐसी T20 मैच विनिंग इनिंग नहीं है। दूसरी तरफ उसका जब कंपैरिजन विराट कोहली के साथ हम करते हैं तो उसकी एक लंबी लिस्ट है। आपको विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन करें, हम नहीं, लोग करते हैं ज्यादा सेंचुरी, 85+ सेंचुरी दुनिया करती है, हम नहीं करते। 50 भी नहीं है। उसकी दूसरी तरफ बाबर और उसका विराट का अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ तो एक लंबी लिस्ट है विराट के पास। उसने पाकिस्तान के खिलाफ कई मैच जिताए, बड़ी टीमों के खिलाफ मैच, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, फिर वर्ल्ड कप, कोई बड़ा मैच हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, उसमें परफॉर्म किया। बाबर ठीक है एक आध मैच उसने हमें भारत के खिलाफ जितवाया था और रिजवान के साथ, लेकिन उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, नाम बड़ा है लेकिन प्लेयर उतना बड़ा नहीं है। फ़खर जमान की बात करते हैं, उसके साथ थोड़ी सी मैं कहूँगा ज़्यादती हुई है कि वो ओपनर था, फिर 1 डाउन आया, फिर 5वें 6वें नंबर भेज दिया। अब हालात ये हैं कि उसको नवाज से भी नीचे भेज दिया है, सलमान अली आगा से भी नीचे भेज दिया। तो अब उसके साथ ज़्यादती है। उसके एक जब से सबजादा फरहान और साइम आए उसको टीम में एडजस्ट किया जा रहा है, उसको मुकम्मल वो जगह नहीं जा रही। वो बतौर ओपनर खेलता था, पूरे उसका जो कैरियर था वो ओपनर था, लेकिन अब आके उसको आखिरी दिनों में उसको नीचे ले आए हैं। तो अब बस आखिरी इसको वर्ल्ड कप पे देखते हैं। लेकिन मुश्तबा का अभी बाबर की बात करते, कल उनका अप्रोच काफी डिफरेंट था, काफी जारहाना प्रैक्टिस कर रहे हुए तो नजर आए। प्रैक्टिस में तो वो इतने छक्के लगाते हैं गजल, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है प्रैक्टिस में तो आप क्रिकेट में मुझे नहीं बोलने देती है, इसी तरह वो छक्के लगाते हैं। सही कह रहे हैं। प्रैक्टिस में तो कोई भी मार सकता है, प्रैक्टिस में तो हो सकता है मैं भी जाके 1-2 लगा। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताएं ना कि हमने देखा है साहिबजादा फरहान को वो मौका तो उनको मिलता है लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि वो इनिंग्स उनकी उस तरह से नजर नहीं आती, क्या वजह है? सबसे ज़्यादा फरहान की ठीक है, उसका एवरेज देखा है तो बड़ा अच्छा है, स्ट्राइक रेट
क्योंकि वो एक दो चौके लगाता है, फिर 4 डॉट्स खेलता है और 50 रन बनाता है कोई 40-45 बॉलों पे, तो उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज जो है वो अपना मेंटेन रखता है। इसलिए उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता कि वो ओपनर आता है और ऊपर आके 50-60 रन बना ले, तो पाकिस्तान का टोटल जो स्कोर होता है वो 160-70 होता है उसके आसपास, तो उसमें से 50 जो उसके वो नुमाया नज़र आते हैं हर मैच में। हर दूसरा मैच देखेंगे तो उसके 50-60 रन है। लेकिन असल मसला क्या है कि वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं करता, बिल्कुल सिंगल डबल की गेम है ही नहीं उसकी, या चक्का चौका है या फिर आउट है। और ये वजह है कि वो पूरा एक ओवर में 8 रन 10 रन बना लेगा तो बाकी 4 बॉलर डॉट कर देगा, जबकि हमें रिक्वायर्ड रेट या स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरी तरफ दूसरे जो एंड पे प्लेयर होता है उस पर प्रेशर ले आता है, जब वो सिंगल डबल नहीं करता तो दूसरे प्लेयर पे करना पड़ता है कि वो भी जाके उस तरह की गेम खेले ताकि पाकिस्तान का जो मोमेंटम है वो चलता रहे। तो सबज़्यादा फरहान को बस ये है कि थोड़ा सा फोकस करे। बाकी उसने ओवरऑल जिस तरह की एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, इंडिया के खिलाफ ठीक है उसने बुमराह को भी छक्के मारा एक दो जो पहली दफ़ा T20 में हुआ था, लेकिन उसके अलावा सिर्फ उस चीज़ को ना देखा जाए बल्कि ये भी देखा जाए कि उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल उसकी कैपेबिलिटीज़ है उसके मुताबिक वो यूज़ नहीं किया जा रहा। उसको चाहिए कि इसको बेहतर करे, क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए और छक्का चौके लगाए और जो पावर प्ले उसको मुकम्मल यूज़ हो गया। लेकिन वो बिल्कुल अब दोनों तरफ पे ये है, जब आप दोनों तरफ से एक ही चीज़ खेल रही होगी और दोनों तरफ से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि पाकिस्तान को। मुश्तबा साहब, मैं थोड़ा सा एक ख़वातीन वज़ात आपको भी कंपैरिजन पेश करना चाहता हूँ, मुश्तबा से जवाब भी लेना चाहता हूँ, मैं गज़ल चाहता हूँ कि आप भी सुने ज़रा। साहिबजादा फरहान विकेट कीपर हैं, उस्मान खान विकेट कीपर हैं, ख्वाजा नाफे विकेट कीपर हैं। आप ये समझ लें कि ये 3 ऑलराउंडर आपके हो गए। साइम अयूब भी आपके ऑलराउंडर हैं। तो आपके पास जो 3 जेन्युइन बैटर हैं वो हैं फ़खर जमान, बाबर आजम और सलमान अली आगा। इसके अलावा एक पूरी फ़ौज है जो स्पिन ऑलराउंडर्स की है। इसके अलावा आपके पास फ़हीम अशरफ की सूरत में एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है या मीडियम पेसर मौजूद है। शाहीन आफरीदी को भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे मैं भी ऑलराउंडर हूँ। सो बॉलर आपके पास पीछे 1-2 बचते हैं या फिर उस्मान तारिक बचते हैं। सर, ये जो ऑलराउंडर्स की फोर्स है, एक फौज बनाई हुई है हमने ऑलराउंडर्स की, वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कल्चर था ना माइक हैसन का, वही कल्चर हमें पाकिस्तान टीम में भी नजर आता है। हालांकि 2022-23 से मैं ये पीट रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट जाना चाहिए व्हेन इट्स कम्स टू T20 वर्ल्ड कप। अगर इतने ही ऑलराउंडर चाहिए होते ना तो ये रिंकू मिंकू शिंकू सारे ही इंडिया की टीम में होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन को भी रखा जाता है, अभिषेक शर्मा जैसे को, संजू सैमसन जैसे को। सो हमारे यहाँ ये जो ऑलराउंडर्स की भरमार है, क्या आपको लगता है कि रिजल्ट एक दफ़ा फिर वही 23 और 25 वाला होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बैटर्स की लिस्ट ढवाई इसमें बाबर और फ़खर का तो मैं चले किसी हद तक मान लूँगा, लेकिन सलमान को मैं एज अ बैटर नहीं कंसिडर करता। आपने जैसे कहा कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन, वो तो आपका और उसका प्लॉट का मसला है ना। नहीं, परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस का मसला है, परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात हो रही है। दूसरा, अगर ऑलराउंडर की लिस्ट देखा जाए तो मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, फिर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी जो कि अभी इंजरी से बाहर आए और अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुई, लेकिन उनको टीम में शामिल किया गया। उसकी वजह शाहिद अफरीदी का है या कप्तानी का है या जो भी कहें। तो इस तरह की अगर टीम देखें तो ऑलराउंडर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस देखें ये नहीं समझ आती कि वो बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ का कभी होता है कि बैटिंग में 1-2 छक्के लगा रहे तो कभी विकेट 1-2 ले जाते हैं। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की मैं बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया। मैं कहता था कि PCB उन पर हमेशा नवाज़शात करता है, लेकिन उसने अपने आप को साबित किया पिछले 1-1.5 साल में कि वो प्रॉपर एक ऑलराउंडर है पाकिस्तान टीम में। शादाब खान को साथी तौर पर टीम में ले, बगैर कोई मैच खेले, बगैर कोई परफॉर्मेंस के एकदम से टीम में ले आना थोड़ा सा इस तरह सुफियान मुकीम के साथ जाती है, दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ जाती है। अब्बास, कई ऐसे प्लेयर हमारे पास जो मेरे ख्याल से जाती की जा रही है। हारिस रऊफ की मैं कहूँगा इस पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ चुके हैं वर्ल्ड कप जीतने की। हारिस रऊफ बाहर चला गया, क्योंकि अगर हारिस रऊफ जब टीम में होता है तो अहम मौक़ों पे वो इतने रन लीक कर देता है और अहम मैचेस में इतने रन लीक कर देता है कि हम वहाँ से मैचेस हार जाते हैं। हमारे पास कई एग्जांपल्स है। आखिरी बात आपने अच्छी की है, कुछ पता नहीं होता ना, हम जीतने की उसमें भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो आज मैच होना है और क्या कुछ रंग दिखाते हैं पाकि क्रिकेटर्स, वो हम देखेंगे और फिर कल हम उस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद की तालिबात ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हैदराबाद के TABS कॉलेज ऑफ साइंस गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने इंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान के 9वें मरहले में अपने इख्तराई मंसूबे नेबुला वॉल्ट के जरिए कामयाबी हासिल कर ली। और ये मंसूबा धुंध से बिजली पैदा करने वाला एक हिफाजती आला है जो धुंध ज़दा इलाकों के लिए तैयार किया गया है, और इसके साथ साथ धुंध को ये जज्ब भी करता है, जबकि पानी के कतरों से हासिल जो आप ये कहें कि होने वाली तवानाई है उसको इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स के जरिए बिजली में तब्दील किया जाता है। और ये कम लागत टेक्नोलॉजी स्ट्रीट लाइट्स, फिर इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स, फिर सड़क किनारे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे हद निगाह बेहतर होगी, ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी, तवानाई के अखराजात भी कम हो जाएंगे। और आज इसके तख्लीककार हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं शिफा कामरान और दुआ एजाज। शिफा और दुआ, आपको कहेंगे खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक ज़बरदस्त कदम उठाया है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई भी स्टेप उठाया जाता है तो उसको पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है। ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को आपने यकीनी तौर पे सोचा तो धुंध के दौरान ही होगा, लेकिन इसमें कितना वक्त लगा है और क्या क्या आपको क्या कहते होते, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसमें आपने यूज़ किए हैं, और ये कितना सस्टेनेबल है? आप क्योंकि आप दोनों ने इसको बनाया तो इसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है। ABN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नेबुला वॉल्ट है, बेसिकली इसको बनाने में हमें मैक्सिमम 15 डेज लगे। मगर ये अभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, इसको प्रैक्टिलाइज करने के लिए वी नीड मोर टाइम एंड वी नीड सम मनी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रॉपर वर्किंग डिवाइस हम बनाने वाले हैं। अच्छा शिफा, आप भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह से दुआ भी बात कर रही थी, माजरत अगर मैंने नाम आप दोनों के आगे पीछे कर दिए। शिफा बात कर रही थी, दुआ अच्छा, दूसरी है। दुआ मुझे आप बताइएगा कि जिस तरह हसनैन ने आपसे पहले पूछा था कि इसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया, कौन कौन से सेंसर्स आपने यूज़ किए, तब जाके पॉसिबल हुआ। अभी तो हमने सिर्फ मॉडल बनाए, जो हम प्रॉपर डिवाइस बनाएंगे उसमें डिफरेंट सेंसर्स यूज होंगे, फॉग एब्जॉर्बिंग मैश यूज होगा, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट इनटू फॉग इनटू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन यूज होगा, 10 यूनिट्स यूज होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसी इजादात होती हैं शिफा, लेकिन उसमें जब ये इसको बड़ी प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर बड़े मार्केट के लिए बनाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सारी कम्युनिटी को शामिल किया जाता है, वो अक्सर हमें नाकाम होती हुई नज़र आती हैं। सो आपके साथ मैंने पहला सवाल भी इसी वजह से किया था कि ये कितना सस्टेनेबल है, कि कितने बड़े पैमाने पे ये आप बना सकती हैं, इसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। वन नेबुला वॉल्ट डिवाइस जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर पर फॉग जितनी भी होती है उसको कवर कर सकती है, और उससे इजीली 7 to 8 स्ट्रीट लाइट्स चल सकते हैं। हमारी जो डिवाइस है वो लो मेंटेनेंस और हाईली रिलायबल है। और जैसे कि हमने बताया कि ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, तो विद द टाइम बीइंग डिवाइस को हम उसकी सस्टेनेबिलिटी को मजीद और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप दोनों में से मुझे कोई भी इस सवाल का जवाब दें कि हमने देखा है कि भी क्लाइमेट चेंज के कितने इशू है ना, ये ग्लोबल मसला है क्लाइमेट चेंज का। फिर हमने देखा कि इस दफ़ा जो धुंध के मसाइल हैं वो भी कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका कितना अच्छा हो सकता है अगर आप इसको कमर्शलाइज कर दें तो? ये काफी इको फ्रेंडली रहेगा, एनवायरमेंटल फ्री रहेगा। इसके ये बेसिकली ग्रीन एंटरप्रेन्योर पे भी काम कर रहा है, क्योंकि इसके कोई खास नुकसानात नहीं दिखेंगे हमें, और इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है वो फायदेमंद। और ये भी बताइएगा कि ये लेट सपोज हम देख रहे हैं कि आपने तो सिर्फ धुंध से बिजली को क्रिएट किया, सो आप ये भी सोच रही हैं कि इसमें कुछ हाइब्रिड निज़ाम भी इस तरह का होना चाहिए कि जब लेट सपोज धुंध नहीं है तो ये किसी और मुतबादल ज़रिए से, या फिर जिस तरह से वो ग्रीन मीटरिंग वाला कल्चर होता है कि आप एकदम से गवर्नमेंट की बिजली आपको आके सहारा दे देती है, तो इसमें भी कुछ सोच नहीं है कि धुंध के अलावा भी कुछ और इसमें ऐड किया जाए? जी, अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं, और हमारा ये है कि हमारी डिवाइस ह्यूमिडिटी पे भी काम करे। इवन इतना कि डेजर्ट में भी हमारी डिवाइस जो होगी वो वर्क करेगी, इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट कर सकती है। सही।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ना हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और नेबुला वॉल्ट, देखिए नेबुला का तो जब हम बात करते हैं तो वो तो जब हमारी स्पेस में कोई डस्ट वगैरह हो जाती है उसका मजमूआ, और फिर वॉल्ट की बात की जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक पावर होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर। तो मुझे थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी ये समझाएं कि किस तरह से ये धुंध को बिजली में कैसे तब्दील करता है, एक तो ये, और दूसरा मुझे साथ इसके ये भी बताइएगा कि इससे जो ट्रैफिक हादसात की हम बात कर रहे थे उसमें वाकई कमी होगी, किस हद तक होगी? हम जो है स्पेशल फॉग एब्जॉर्बिंग मेश यूज करेंगे विद टैंक यूनिट। वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में से फॉग को एब्जॉर्ब करके उसको प्यूरिफाई करके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके नैनोपोर्स हम एक मैकेनिज्म यूज करेंगे, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सही। और आपने शुरू में जो पहले सवाल में कहा था कि इसके लिए आपको अगर इसको बड़े पैमाने पे लेके जाना है तो आपको पैसे भी दरकार होंगे, फंडिंग भी दरकार होगी। सो कितनी ज़्यादा फंडिंग होगी तो तब जाके ये किसी कम्युनिटी को सर्व कर सकता है, या किसी एक इलाके को, गांव को, या फिर शहर को ये प्रोजेक्ट सर्व कर सकता है? वन नेबुला वॉल्ट एटलीस्ट 5 to 6 lakhs में बन सकती है। अभी हमें काफी सारे स्पॉन्सर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक आपकी कितनी इसके ऊपर लग चुके हैं पैसे, कितना ये आपको मजीद कॉस्ट इसके ऊपर चाहिए होगी? बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक हम चैलेंज में गए थे ECP प्रोग्राम में, एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान, जो कि किंग ट्रस्ट इंग्लैंड से रजिस्टर्ड है, जिसके स्पॉन्सर सीड वेंचर्स भी हैं। तो अभी उधर जाके हमने सिर्फ और सिर्फ अपना ऐसा प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया था जो कि खुद भी एक वर्किंग मॉडल था, और अभी प्रॉपर डिवाइस हम लोगों ने नहीं बनाई, बल्कि हमारा इसका बनाने का हमने अभी सिर्फ मॉडल बनाया है। अच्छा, सही। आपने सिर्फ जी बताइएगा। अभी हमारे मॉडल पे तो एटलीस्ट 6 to 10,000 अभी लगे हैं। जब हम प्रॉपर डिवाइस बनाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है पूरा एक मैकेनिज्म होगा, तो उसमें हमें और पैसों की नीड होगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दुआ एंड शिफा, आपने हमारे साथ किया है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो मुकम्मल होंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आजकल हम सब के इर्द गिर्द बहुत से लोग शुगर के मरीज़ हैं और उनको मर्ज़ भी है और उसका सामना भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बीमारी सारी ज़िंदगी साथ रहती है और ऐसा ही हमें समझाया जाता है और इसका हल सिर्फ दवाओं तक महदूद है। लेकिन आज हम आपको आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिसने इस बीमारी के आगे हार नहीं मानी, बल्कि हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी से इसका मुकाबला किया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है अशरफ चौधरी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं किया बल्कि इसे रिवर्स भी किया, और इसी सफ़र को उन्होंने अपनी एक किताब जो कि हमारे सामने मौजूद है, हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज़, ये भी लिखा है, इसमें बयान भी किया। आज हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे मुमकिन बनाया और इनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ये दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यकीन जानिए कि जब ये आए और आकर इन्होंने हम दोनों को ये तोहफा दिया और हमें बहुत अच्छा लगा, और इसमें हर चीज़ मौजूद है। से भी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा लेडीज़ फर्स्ट। नहीं, इसमें ना हर चीज़ मौजूद है कि किस तरह से आप मतलब अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं लिए जा सकते हैं। खैर, आप भी इस चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे, इसीलिए हमने आज उनको स्टूडियो में इन्वाइट किया ताकि आप भी जान सकें कि किस तरह से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अशरफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब आप इससे पहले कि जवाब दें, वैसे ये नहीं था, लेकिन अगर आप चौधरी साहब से बातचीत करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, वो भी कर लें। मेरी टीम से गुजारिश होगी कि आप नंबर भी दे सकते हैं 051-890-1008, और दूसरा हमारा नंबर है 051-890-1007। ये दोनों नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जी चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी जो कहानी है 2004 में स्टार्ट हुई थी शुगर का। अच्छा, शुगर अचानक पता चलती है, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई खारिश हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ हो, ये बस आप जाते हैं टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है शुगर हो गई है। ठीक है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे लेफ़्ट शोल्डर में पेन रहता था और आई थॉट कि ये कोई हार्ट का इशू ना। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में बेस्ड था, PC मेरिट चेंज के साथ में कनेक्टेड था। तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरा ECG, उन्होंने कहा यार आपका दिल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कोई एहतियातन ये 2-4 टेस्ट करवा लें। ये बात है आज से 21 साल पहले की। मैंने टेस्ट करवाए तो पता चला मेरी शुगर तो आसमान पे लगी हुई है और पता भी नहीं था। ठीक है, अचानक से एक बम गिरा। और उस ज़माने में आज से 21 साल पहले
लोगों को ना शुगर का इतना पता नहीं था, और पाकिस्तान में इंसिडेंस भी बहुत कम था। आज तो हर बंदा ही कहता है ना, बल्कि आप किससे पूछे ना क्या हाल है, आप कहते हैं जी शुगर है, वो कहता है जी मुझे भी शुगर है। एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, आपको कितनी है, कितने यूनिट लगाते आप हैं, कौन सी गोली खा रहे हैं, जैसे आपने बल्कि वो कहते हैं मेरी चाय में वो गोली डालिएगा। गोली डालिए शुगर वाली। अच्छा, मैंने फिर एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया इस्लामाबाद में, उन्होंने एक गोली लिख दी, वो ब्लू वाली जो नीले रंग वाली गोली, जो जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। अच्छा, मैंने उनसे डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कितने दिन खानी है? आई थॉट जैसे बुखार होता है, खांसी होती है, हफ्ता 10 दिन खानी। कह रहे ये तो सारी ज़िंदगी खानी है आपको। है, मैंने सारी ज़िंदगी, कौन सा रोग लग गया अभी मुझे? अच्छा हसनैन, अगर वो एक गोली मुझे सारी ज़िंदगी भी खानी हो ना, और मेरी उससे शुगर कंट्रोल रहे, और मुझे कोई परहेज़ करने की ज़रूरत ना हो, कोई एक्स्ट्रा कोई बहुत डिसिप्लिन लाइफ में गुजारनी पड़े, डील बुरी नहीं है। खा लेता बंदा कि एक गोली 250 mg की या 500 mg की दिन में एक दफ़ा खा ले, और मैं खुले आम खाता फिरूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, डील बुरी नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो गोली उधर रहती नहीं है। अच्छा वो गोली 250 mg 6 महीने के बाद 500 mg पर चली जाएगी। So true. अच्छा और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद सुबह शाम चली जाएगी। और फिर 3-4 साल के बाद उस गोली के साथ एक और गोली लग जाएगी, फिर उसकी डोज डबल हो जाएगी, फिर 2 साल के बाद वो सुबह शाम हो जाएगी, फिर तीसरी गोली लग जाएगी। अच्छा, इन गोलियों का अब अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो वो नीले रंग वाली गोली है, वो आपके मैदे का सत्यानाश कर देगी, ब्लोटिंग हर वक्त, एसिडिटी, ब्लोटिंग, उसके लिए आप फिर PPIs जो ओमेप्राजोल वगैरह क्लास होती है वो ले रहे होते हैं। उसी गोली खाने से आपकी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है। अच्छा जब B12 की कमी होती है तो आपके न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है, पाँव जलने शुरू हो जाएंगे, नमनेस हो जाएगी, डिमेंशिया होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर दे रहे होंगे, B12 की गोलियां दे रहे होंगे, न्यूरोपैथी के पेन किलर दे रहे होंगे, डिमेंशिया के लिए अपनी फिर वो मेडिसिन दे रहे होंगे। अच्छा, फिर एक और गोली है जो छोटी सी होती है, 1 mg 2 mg वाली क्लास आती है, सल्फोनेल यूरिया उसको मॉलिक्यूल का नाम है। अच्छा उससे आपका लिपिड प्रोफाइल आउट हो जाएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। डॉक्टर के पास उन्होंने कहा यार आपका तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा, उसके लिए वो स्टैटन्स दे देंगे, स्टैटन्स देंगे। स्टैटन्स आपको मसल क्रैम्प्स करता है, स्टैटन्स आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया की तरफ लेके चल जाता है, फिर आप उधर से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगली गोली सीटाग्लिप्टन, उसके अपने मसाइल हैं, वो अल्सर भी करती है, उसके लिए फिर डॉक्टर आपको PPIs दे रहे होंगे। फिर एम्पाग्लाइफ्लोजन है जो UTI करती है, आपका रैपिड वेट लॉस करती है। अब बंदा नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद डिस्टर्ब होगी, आपको नींद की गोलियां खानी शुरू होगी। मैंने 18 साल मुझे हो गए ये सारी, मैं इसी में से 18 साल एक आपने गोली खाया? की- मैंने 18 साल गोलियां खाई। अच्छा अच्छा 18 साल ठीक एक है। से स्टार्ट करके ये सब खाई? सब आदि खाई। से मतलब 250 mg से स्टार्ट करके फिर मतलब दुनिया में 5 गोलियां टोटल ईजाद हुई हैं शुगर की, मैंने 4 खाई हुई हैं। और जो भी है वो तकरीबन आधी दुनिया में बैन है। वो मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी, वो मैंने पाकिस्तान में चलती है, पूरे यूरोप में बैन है, इंडिया में बैन होगी। वो गोली के अलावा मैंने 4, बाकी जो 4 है वो खाई है। कुछ अभी मुझे डॉक्टर कह रहे थे जी अब आपको चौधरी साहब इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार इंसुलिन 18 पे साल बाद 18 साल बाद के अब आपको इंसुलिन पे जाना, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट होती जा रही है। अच्छा। अब गोलियों के लिए रेजिस्टेंट होती जा रही है। अच्छा, आजकल हसनैन और गजल, आप ना मोनोपली नहीं है किसी की इल्म के ऊपर, ठीक है। आप अगर बंदे के अंदर कोई कॉमन सेंस है, पढ़ना जानता है, उसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी वाली चीज़ें पढ़ सकता है, तो किसी चीज़ पर मोनोपली नहीं है। मैंने 2022 आता है, नए साल की नई रेजोल्यूशंस। अच्छा जस्ट 4 years back 4 years बैक नए साल की नई रेजोल्यूशंस। और मैंने कहा जी इस साल या अशरफ चौधरी है या शुगर है, दरमियान में कोई, मैंने इतनी पोलराइज्ड किस्म की अपनी स्टेटमेंट दी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू किया डायबिटीज़ रिवर्सल पे। डायबिटीज़ रिवर्सल पे इतना काम हो रहा है दुनिया में, ये सामने इसलिए नहीं आ रहा है कि उनकी फंडिंग नहीं उनके पास। मतलब आज मैं अगर इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करना चाहूँ, मुझे कोई कंपनी उस पर स्पॉन्सर नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो गोलियां छुड़वाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। फंडिंग कहाँ से आएगी? पूरे नेक्सस के खिलाफ आप खड़े हो, वो पूरे नेक्सस के खिलाफ, पूरा जिसको माफिया में, डायबिटीज माफिया, जिसका मैं बार बार किताब में इतनी शौक से हमने किसी की बात नहीं सुनी, आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं। नहीं तो हम 2 मिनट बाद सवाल कर देते हैं। तो जब मैंने रेजोल्यूशन पास की, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 45 डेज में मैंने कोई 2 से 3 किताबें, जैसे डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर जोल फरमैन है, इनकी मैंने बुक्स पढ़ी। अंदर पता चला कि कहानी तो कुछ और ही थी।
मेरा तो इलाज ही गलत होता रहा है। अच्छा। शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है। वो एक लड़का था ना, रांझा और एक हीर। हाँ, कहानी ये है कि जी इन दोनों की आपस में मोहब्बत होगी, बड़ों ने शादी नहीं करने दी। इतनी कहानी है ना, वारिस शाह ने उस पर इतना कुछ लिख दिया। शुगर सर एक फिक्रे की बीमारी है, इट्स अ डाइटरी डिसऑर्डर, और उसके ऊपर फिर आप इतनी गोलियां, इतनी इंसुलिन पूरी दुनिया में बेची जा रही है। जब मैं शुगर की बात करूँ, टाइप 2 की बात करता हूँ, जो कि 95% लोगों को टाइप 2 होती है। सबको जब शुगर की बात होती है टाइप 2 है। मैंने 45 डेज में, क्योंकि हर किताब, हर पॉडकास्ट यही कह रहा था डाइटरी डिसऑर्डर है, इसमें अगर आप कार्ब्स कम कर दें और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगी। अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हर डॉक्टर यही कह रहा था कि इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब उनसे पूछें जी कौन सा लाइफस्टाइल हम रखें, वो कहते हैं जी वो नीले रंग की गोली खा लो। बात लाइफस्टाइल की है, गोली वो खिला रहे हैं, बेच रहे हैं गोली। बेच। मैंने 45 डेज के बाद, मुझे 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैंने अपना नाश्ता चेंज कर दिया। पहले मैं वही खाता जो आप खा रहे थे, ठीक है, पराठा मैंने निकाल दिया, मैंने अंडे डबल कर दिए। और 2 घंटे बाद जब मैंने, अभी मैं गोलियां नहीं छोड़ी, गोली मैं वैसे ही खा रहा हूँ। मुझे कोई 1 घंटे के बाद मुझे कपकपी होती है। इट्स लो ग्लाइसीमिया, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है, शुगर आपकी कम हो गई। उसके लिए मैंने फ्रूट शूट लिया, मैंने अपने आप को मैनेज किया। शाम को मैंने गोलियां आधी कर दी। जब अगर आपकी शुगर लो हो रही है, इट मीन यू आर ओवर मेडिकेटेड। 16 को मैंने आधी सुबह गोलियां खाई, आधी शाम को खाई। 17 को आधी की आधी सुबह खाई, आधी की आधी शाम। मेरी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही उंगलियों पे। 18 फरवरी विद इन 3 डेज आई क्विट ऑल मेडिसिन। अच्छा। अब मुझे एक साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है, मैं उसमें मुब्तला हो गया। और हाई भी इसी तरह कंट्रोल हो जाती है? शुगर कंट्रोल होगी ना मेरी। हाई हो या लो? हाई नहीं, लो तो आपकी उसी वक्त, लो में तो आपका कांपने शुरू हो जाते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं। आप मेडिसिन खत्म होगी तो लो तो आपकी होती नहीं है ना। मुझे वो साइकोलॉजी का एक सिंड्रोम है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि यार आपको लगता है कि तुक्का लग गया है, मैं इतना इंटेलिजेंट था नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे लगता है कोई वहम सा हो गया। 1 दिन वहम, 2 दिन वहम, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, पूरा 1 महीना तक मैंने उंगलियां जनाब अपनी चेक कर रहा हूँ। मैं लैब में जाके भी चेक करता, मेरी शुगर ठीक है। मुझे समझ ना आए यार, ये इतना सादा सा फार्मूला था। अब 23 मार्च आता है जी, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। मैं 23 मार्च हमारे यहाँ एक वैसे भी उसका एक अपना रेलेवेंस है। मैंने ऐलान किया कि जी मैं तो आज़ाद हूँ। अच्छा। फातिज़ अबीतस, अशरफ चौधरी फातिज़ अबीतस। सोशल मीडिया पे मेरी कोई 2 मिलियन फॉलोइंग थी फेसबुक पे। मैंने जब वहाँ पे ऐलान किया, लोगों की भरमार मेरे पीछे पड़ गई जी। मैंने भी छोड़नी इंसुलिन, मैंने भी गोलियाँ छोड़नी। अब यहाँ पे मैं एक एथिकल डिलेमा में आ जाता हूँ, ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। अब मैं क्या करूँ? अच्छा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी कि मैं मेटफॉर्मिन कब छोड़ूं, मैं सल्फोनिल यूरिया कब छोड़ूं, मुझे, मेरी अम्मी को इंसुलिन लगी हुई है, मेरे अब्बा के पाँव कटने वाले हैं, हम क्या करें? अब यहाँ पे मैं मैनेजमेंट का आदमी, मार्केटिंग सेल्स का बंदा हूँ, मैं IBA कराची का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अब मुझे लगे कि यार मैं तो किसी को एथिकली बता नहीं सकता। मैं वैसे किसी को गाइड कर दूँ, खुराक पे गाइड कर दूँ, बट मैं कैसे किसी को कहूँ आपने नीले रंग वाली गोली आधी कर दें, ये वाली पीली आधी डबल कर दें। मुझे आता भी हो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक आपके ऊपर एक एथिकल रिस्पांसिबिलिटी है। तो नहीं ना आप हिस्ट्री जानते। बिल्कुल, साथ खुद डिग्री भी नहीं है ना, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी है कि यू हैव टू स्टे साइलेंट। मैंने किताब में भी पहले सफ़े पे लिखा है कि ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, गोलियां आपने छोड़नी, इंसुलिन छोड़नी है, यू विल गो टू योर डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे मैंने सोचा कि यार मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, व्हाई डोंट आई एस्टैब्लिश अ सेटअप। मैंने डॉक्टर से बात की, न्यूट्रिशनर से बात की, उनसे मीटिंग की। अच्छा, उनको मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा जी शुगर रिवर्स होती है? कर जी नहीं। मैंने कहा ये करके बैठा है। अच्छा। अब FCPS डॉक्टर, क्योंकि उनको रिवर्सल पढ़ाई नहीं जाती, पूरी FCPS में, MBBS में कहीं एक चैप्टर भी रिवर्सल का नहीं है, और एक चैप्टर फूड का नहीं है। आपको हैरानी होगी, 5 साल MBBS, 4 साल FCPS, एक किताब, एक चैप्टर फूड पे नहीं है। अभी अमेरिका का जो सेक्रेटरी हेल्थ है, जॉन F कैनेडी जूनियर, उसने अभी ऐलान कर दिया कि मैं उन्हीं मेडिकल यूनिवर्सिटियों को फंडिंग दूंगा जो न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे डॉक्टरों को। देखा कितना बड़ा माफिया है कि डॉक्टरों को गाइड ही नहीं किया जाता। अभी आपके पास भी डॉक्टर आते हैं जो अक्सर फूड पे बात कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने तौर पे कोई अच्छा सर, मैं आपको सॉरी टू कट यू, एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद असलम साहब सखर से। जी सर, सवाल कीजिएगा। जी, डॉक्टर साहब से पूछना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस, ये शुगर जो है, ये डायबिटीज के, इसके प्रिवेंशन क्या है?
किस तरह प्रिवेंट करें? सर ये आखिरी वैसे हमारे पास 2 मिनट है, ये भी तो बता दें सबको कि अब आपने वो क्या क्या किया था डाइट में जो लोग चेंजेस। कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर का डिस्क्लेमर बहुत जरूरी चोई है। साहब अशरफ चौधरी, ठीक है, फातिह ज़ियाबितस। आपकी खुराक में 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्ब्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आप खाएंगे, जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं, मैं सादा लफ्ज़ों में, रोटी चावल पाकिस्तान में इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, रोटी और चावल। रोटी और चावल, ठीक है। हम वी आर रोटी ईटिंग नेशन। हम लोग दुनिया में लंच करते हैं, हम रोटी खाते हैं। लोग दुनिया में डिनर करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जी रोटी खोल दो, मतलब वलीमे पे जाते हैं लोग, वलीमा अटेंड करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं रोटी खुल गई है। हम सारे दिन रोटियाँ गिनते हैं, रोटियाँ खाते हैं। जो बंदा रोटी चावल खाता है ना, उसकी किस्मत में गोलियाँ इंसुलिन लिखी हुई है, वो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, 3 साल 11 महीने, अभी अगले महीने फरवरी है। मैंने मेरे ख्याल 4 सालों में कुछ 4-5 दफ़ा रोटी खाई हो। अच्छा। हाँ, मेरी क्या एनर्जी से लग रहा है कि मतलब मैं कोई बीमार हो गया हूँ, बल्कि मैं तो बल्कि मेरे क्रेविंग नहीं होती। देखें, रोटी आदत है, जैसे सिगरेट आदत है, रोटी आदत है, पेप्सी कोक, ये सारी आदतें हैं ना। इट्स नॉट अबाउट क्रेविंग, इट्स नॉट It's your habit. इट्स अ हैबिट, यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। अगर आपको हो कि यार ये चीज़ खा के मुझे गोली लगानी है, मुझे इंसुलिन पे जाना है, तो यार कुछ सैनिटी भी तो होनी चाहिए ना। सर आपने आलू का भी जिक्र किया था, तो फिर आलू जितनी भी चीज़ों में है उन तमाम तर चीज़ों को देखें, अगर तो आलू को नेचुरल शेप में खाया जाए, मतलब जैसे सालन बन गया घर में, वो आपको मैटर नहीं करता। असल चीज़ यह है कि आप टीवी भी देख रहे हो और साथ में प्रिंगल्स का वो उठाया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक Fries है। and अभी deep fry। प्रिंगल्स पे अमेरिका में केस हो गया कि ये खुराक नहीं है, ये हमें एडिक्शन इन्होंने बेची है। अच्छा। अब दुनिया में अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। अभी जो अमेरिका की जो नई रिजीम है वो बड़ी इन चीज़ों पे बहुत काम कर रही है। 34 साल बाद उन्होंने फूड पिरामिड को चेंज कर दिया। पहले कहते थे कि शुगर आपको नुकसान नहीं देती, आपको फैट्स नुकसान देते हैं। और आलू जो हम सालन में यूज करते हैं वो खा सकते हैं, वो ठीक है। ठीक हो गया। चोई साहब, आज हमने जितना पेशेंस से आपको सुना, हमने किसी भी अपने मेहमान को नहीं सुना। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल के लिए इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।